स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों का 6 पार्ट हो चुका है यानी 6 लेक्चर हो चुका है। हम लोग आज देखेंगे 7th पार्ट और इसमें ग्रुप 15 में हम लोगों का एक तरह से सेकंड लेक्चर होगा। तो हम लोग जरा देखें भाई, चैनल तो आप लोग जान ही रहे हैं। आप इसको जो है कि टाइप करके ये सीधे YouTube पर आप जो है कि वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग जो है कि अच्छे से तो वीडियो देख ही रहे हैं। तो हम लोग ये जरूर जो है कि फुल वीडियो देखें। देखिए, जब तक फुल वीडियो हम लोग नहीं देखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वीडियो देखने से पहले हम लोग ये अपने आप को ये मान के चलें कि हम लोगों को पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के जो चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि हम लोग जो वहां पर टर्म बताए जाते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए ये पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तब ये अगर हम लोग वीडियो देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जो है कि आपको जो है कि अच्छा लगेगा और देखेंगे कि सारे क्वेश्चन अगर हम लोग अगर पी ब्लॉक के करें तो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर पहले पढ़ करके तब ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्लियर, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स EH टाइप। यहां पर EH टाइप क्यों भाई? एलिमेंट यहां पर क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। +3 +5 दोनों होता है, लेकिन अगर उसकी बैलेंसी अगर माने तो ये कितना होता है? 3। तो इसका 3 इसका 1, तो फार्मूला क्या होगा? EH3। तो EH3 टाइप का क्या बनाएगा? ये हाइड्राइड्स बनाएगा। और यहां पर अगर देखें कि इसकी जो एबिलिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर का होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। इसी लोन पेयर की वजह से किसी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जैसे यहां पर है NH3 है, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ बिहेव करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यहां पर अगर BiS3 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और BiS3 इज द लिस्ट स्टेबल, है ना। तो इसका रीजन है कि BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि BiS3 क्या होता है? लिस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा होता है। और हाइड्राइड की स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें ऊपर से अगर नीचे, तो यहां पर जैसे कि ये तो सारे एलिमेंट्स हो गए, ये हाइड्राइड्स हम लोग बनाए हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो NH3 से अगर हम ऊपर चले, नीचे आए, टॉप टू बॉटम चले, तो क्या होगा कि डिक्रीज करेगा। तो NH3 से BH3 की तरफ अगर नीचे हम लोग चलते हैं तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस बात को देखें, ध्यान दें। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आने की ये सबसे कम रिड्यूसिंग होगा और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर में। यानी ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ये लिस्ट और ये स्ट्रॉन्गेस्ट। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें तो टॉप टू अगर बॉटम चलेंगे तो डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों भाई? बेसिसिटी का मतलब है कि जिस एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, तो इसका साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बेसिसिटी इसका ज्यादा, इसका साइज बड़ा। जब साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो बेसिसिटी कम। तो ऊपर से अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग देखें स्टूडेंट्स आगे रिएक्टिविटी में ही ऑर्डर अगर हम लोग देखें मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये सारे तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हमने हाइड्राइड यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि सारे हाइड्राइड्स हैं, लेकिन इन हाइड्राइड का ऑर्डर क्या होगा ये हम लोग देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो NH3 का सबसे ज्यादा है, फिर SbH3 का, फिर AsH3 का, फिर है PH3 का। तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आया वो सबसे ज्यादा इसका, तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये ऑर्डर क्या है, बहुत ही उल्टा सीधा है, इसलिए ये ऑर्डर आप लोग ध्यान देंगे। और ये ऑर्डर हमने इसके वैल्यू भी केल्विन में दे रखा है, और मेल्टिंग पॉइंट हमने जो वीडियो बनाया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, वहां से सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि कैसे बढ़ता है कैसे नहीं बढ़ता है। यहां पर ऑर्डर ऑफ अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां पर BiH3 का ज्यादा है और PH3 का क्या है कम आता है, और उसके भी ऑर्डर केल्विन में यहां पर हमने वैल्यू दे रखा है। तो यहां पर भी देखिए आगे पीछे करके कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। और यहां पर अगर हम लोग देखें EH बॉन्ड डिस्टेंस, तो EH बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब है जैसे मान लीजिए कि NH3 है, तो ये है NH3, ठीक है, और ये इसके लोन पेयर होंगे। तो यहां पर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो क्या रहा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी बात हो रही है। तो यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात देखें तो सबसे ज्यादा होगा SbH का, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, NPS SbBi, ये तो एकदम बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड, ये तो बिल्कुल आपका रेगुलर ही है। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो वैल्यू कुछ इस तरह से है, तो यहां पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा डिक्रीज करेगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा और इसमें जो NH का होगा सबसे छोटा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये एकदम बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड में है, ये दोनों क्या है इररेगुलर ट्रेंड में है, इसको जरूर आप ध्यान देंगे। क्लियर। यहां पर अगर देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहां पर है NH3 का सबसे ज्यादा और SbH3 का सबसे कम है। तो ऊपर से अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो डिक्रीज करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि लेंथ बड़ा होगा। भाई यहां पर अगर देखा जाए तो लेंथ क्या है बड़ा है, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी NH3 का सबसे ज्यादा और SbH3 का सबसे कम, और वैल्यू ये यहां पर गिवन है किलो जूल पर मोल में। आगे है बॉन्ड एंगल HEH। अगर हम इस एलिमेंट को E ले लें तो एंगल कौन सा देख रहे हैं, ये हम लोग एंगल देख रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल का मतलब होता है इट इज द इंटरनल एंगल बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो यहां पर ये हम लोग एंगल देख रहे हैं। जरा एंगल के बारे में अगर हम लोग समझ लें कि बॉन्ड एंगल जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लिगेंड्स के, अब जैसे मान लीजिए कि यही है, हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि ये इसमें से दो ये है बॉन्ड, ये दो H हमने यहां पर ये ले लिया और N यहां पर मान लेते हैं। तो ये जो दोनों आप कलर देख रहे हैं, ये दोनों जैसे यहां पर है नाइट्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन होंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके लिगेंड्स हो गए, ये सेंट्रल एटम हो गया। तो नाइट्रोजन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों के हाइड्रोजन का ये नाइट्रोजन का ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी नाइट्रोजन का ये और हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए होगा क्या कि अगर हम इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन यानी कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये जैसे मान लीजिए ऐसे अगर कर ले तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है हाइड्रोजन का है, क्लियर, और यहां पर है नाइट्रोजन। अब यहां नाइट्रोजन हो गया, PH3 हो गया, AsH3 हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होगा। तो देखिए जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। तो अभी ये क्या है, अभी तो ये दोनों इस स्थान पर है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर अपनी तरफ खींच लेगा ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सन होगा और एंगल क्या होगा बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एंगल क्या हो गया बढ़ गया।
अच्छा, अब यहां पर अगर लिगैंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? अब यहां ये सेम कर दिए, अब यहां पर हम डिफरेंट कर रहे हैं, तो यहां जब डिफरेंट करेंगे तो अब ये क्या होगा? अब इसको हम ऐसे कर लें कि मान लीजिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सेंट्रल एटम के हैं। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बढ़ा दिया, और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम होंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे की तरफ आएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। भाई पहले दूर यहां पर थे तो नजदीक नजदीक थे, रिपल्सन हो रहा था, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो रिपल्सन कम होगा, तो ये जो ऊपर लोन पेयर होगा इसको और पुश कर सकता है, नजदीक कर सकता है, तो एंगल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। आया बात समझ में? तो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा? NH3 का सबसे ज्यादा और SbH3 का सबसे कम, ये ऑर्डर में देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखें, स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को देखें? तो अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स अगर देखें तो ये दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, पहला तो E2O3 टाइप का और दूसरा E2O5 टाइप का। ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे, पहला टाइप ये हमने बनाया, दूसरा ये बना दिया, ठीक? ये दो टाइप के होंगे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स को लेकर के अगर हम इन इंफॉर्मेशन को देखें तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, जैसे अगर हम इनकी बात कर लें तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं इस वाले से, ठीक है? तो यहां पर इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ये ज्यादा एसिडिक होंगे इस वाले से, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। क्लियर? अब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कैसे करेगा? ऊपर से नीचे अगर चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। आगे हम लोग अगर देखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के अगर हम ऑक्साइड बना लें इस टाइप का, तो ये प्योरली क्या होंगे? दोनों एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें, इसकी अगर बात करें तो ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और इसकी बात करें तो ये बेसिक नेचर का होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्योर एसिडिक, ये एम्फोटेरिक और ये प्योर बेसिक। क्लियर? N2O और NO की अगर बात करें हम लोग तो ये दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और NO और NO2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये NO और NO2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर है, नेचर का होता है। अब आगे स्टेबिलिटी की बात करें तो इन सभी ऑक्साइड्स को लेकर के अगर देखें, स्पेशली इसमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो ऑक्साइड्स हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी जो है कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? इसका। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये और फिर लेस स्टेबल ये होगा। बेसिसिटी ऑफ अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली और मेटालिक कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिसिटी इसमें किसका ज्यादा होगा? जैसे इसमें अगर बेसिसिटी का देखें तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसका मतलब है कि ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। क्लियर? अब NO2 अगर हम लोग देखें is called mixed anhydride. NO2 is called mixed anhydride because after dissolution water gives a mixture of HNO2 और HNO3। तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये HNO3 और HNO2 देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो जो भी ये एलिमेंट ग्रुप 15 के हैं, ये दो तरह के जो है कि हैलाइड्स बनाएंगे। पहला तो ये है कि EX3 टाइप का और दूसरा है EX5 टाइप का हैलाइड्स। अच्छा, यहाँ पर जो दो टाइप के हैलाइड्स होंगे वो ये आपके सामने बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो EX5 टाइप के हैलाइड्स में नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं और अपने बॉन्ड को ये एक्सपैंड नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम क्या होती है, 4 होती है। इसलिए 5 बॉन्ड न बनाने की वजह से ये EX5 टाइप के हैलाइड्स को नहीं बना पाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में जिक्र करते हैं, पहले हम लोग इनके बारे में जरा देखें ये सारे पॉइंट्स। तो यहां पर है कि ऑल ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल, जितने भी हैं ये सब स्टेबल है, लेकिन NX3 को छोड़ करके, इस वाले को छोड़ करके बाकी सब स्टेबल हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें अगर NX3 में अगर देखें तो NF3 तो नोन है और स्टेबल भी होता है। NX3 के सारे जो हैलाइड्स होंगे वो क्या होते हैं, मतलब स्टेबल ही नहीं होते, बनते नहीं हैं, लेकिन एक बनता है NF3, इस बात को याद रखेंगे। ट्राई हैलाइड्स जितने भी होते हैं वो सब कोवलेंट नेचर के होते हैं, ये सब कोवलेंट नेचर के हैं, लेकिन BiF3 जो होगा, BiF3 इसके साथ अगर हम फ्लोरीन यानी कि BiF3 बना दें तो वो आपका आयनिक नेचर का होगा, बाकी सब क्या होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे। यहां पर आगे देखें कि EX3 आर रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड, ये सारे क्या होंगे, वाटर के साथ इजीली हाइड्रोलाइज्ड होंगे और वोलाटाइल भी होंगे, इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, कौन, NF3। यहां पर अगर NF3 ले लें वो क्या हो सकता है, NF3, यही एक ऐसा है जो क्या होता है, इजिली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। तो हाइड्रोलाइज्ड न होने का इसका रीजन यहां पर हम लोग देखें, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अगर दोनों की बात कर लें, ठीक है, NF3 तो होगा ही होगा, तो NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कि NF3 और ये दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस NF में इन दोनों के पास वैकेंट d ऑर्बिटल न होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, यानी टू फॉर्म एक्स्ट्रा बॉन्ड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम होता है उस पर जो लोन पेयर होते हैं उससे ये सब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, क्योंकि अपने बॉन्ड को एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो यहां नाइट्रोजन और फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल न होने की वजह से ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड, या हम यूं कहें कि हाइड्रोलाइज्ड होते ही नहीं है। यहां पर अगर देखें SbF3 इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएजेंट, जैसा आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में चैप्टर में आप लोग देखे होंगे, स्वार्ट्स रिएजेंट यूज करते हैं, है ना। यहाँ NF3 इज नॉट बेस या लेविस बेस, ये बेस की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों भाई, यहाँ पर बेस की तरह बिहेव इसको करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करता, जबकि इसके पास तो लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पर जो ये फ्लोरीन है वो 3 फ्लोरीन इतने हाईली माइनस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, लेंथ छोटा होता है, इसलिए इसको सील्ड भी कर देते हैं, इसलिए ये बेस की तरह से बिहेव नहीं करता है। तो इसका एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा ये हम लोग देखें कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो वही मतलब ये है कि इसका जो माइनस आई ग्रुप पावर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बेस की तरह भी है NF3 नहीं कर पाता है। अब जरा इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें।
तो देखें हम लोग, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, क्योंकि ट्राईहेलाइड्स के बारे में हम लोग जान लिए हैं। और ट्राईहेलाइड्स में हम लोग अगर देखें तो NCl3 रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड होता है, मतलब NCl3 में अगर वाटर मिला दे, 3H2O मिला दे, तो NH3 और 3HOCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हम लोगों का ट्राईहेलाइड्स के बारे में हो चुका है। अब हम लोग जरा ये पेंटाहेलाइड्स के बारे में देखें। तो यहां पर अगर देखें तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो यहां पर रीजन हम लोग देख लें, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द बैलेंस सेल। क्लियर? अब पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स, ये ज्यादा कोवेलेंट होते हैं इस वाले से। ठीक है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। अगर हम आगे बात करें तो सॉलिड जो PCl5 होगा ये आयनिक कंपाउंड होगा और ये कुछ इस तरह से मिलके बना होगा। PCl5 ये कुछ इस तरह से मिल करके बनाता है। और Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान दें, Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या रीजन है? लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम और लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और आयोडीन एटम का साइज बड़ा है, इसलिए एग्जिस्ट। Pi5 नहीं करता है। BiF5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे हम लोग देखें, तो यहां पर अगर हम लोग देखें आगे, अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, तो यहां पर 2 पॉइंट हम लोग खास तौर से देखेंगे कि ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स एक्सहिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि यहां पर जैसे कि मेटल और ये जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 के रूप में होता है। तो यहां पर -3 के रूप में होगा तो ये कुछ इस तरह के ये कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर? तो यहां पर है जैसे Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ये सारे क्या होंगे? आपके बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। आगे हम लोग दूसरा अगर कंपाउंड देखें कि आयनिक नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय मेटल्स व्हिच हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड दे फॉर्म नाइट्राइड्स विथ हाई लैटिस एंथैल्पीज। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड बनाएंगे, लेकिन उसी से बनाएंगे जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो? कम हो। और यहां पर देखा जाए कुछ एग्जांपल यहां पर है जो मेटल के साथ बना रहे हैं, जैसे लिथियम के साथ ये नाइट्रोजन बना रहा है Li3N, Be3N2। ये कैसे बन रहा है ये तो समझ रहे होंगे कि इसका बैलेंस 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3, क्रिस क्रॉस करके बना दिया गया। ये सारे बन गए आपके नाइट्राइड्स। तो मेटल से ये सारे एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं, जो रिएक्ट करके मेटल से ये कुछ आपके नाइट्राइड बना रहे हैं, जो आपने देखा। अब आगे हम लोग चलते हैं एलोट्रॉप्स देख। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर ध्यान दें, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कई एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जैसे हम लोग ले सकते हैं व्हाइट, रेड, ब्लैक एक्सेट्रा। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाइट फास्फोरस या येलो।
यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं व्हाइट फास्फोरस, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस का, और इसी फास्फोरस का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म हम लोगों को पढ़ना भी है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसको एलो भी हम लोग बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस या एलो फास्फोरस। यहां पर ये देखें तो ये कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, ये वैक्सी सॉलिड होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड और ट्रांसल्यूसेंट पारदर्शी होता है। ये पॉइजनस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल होता है, और ये ग्लो करता है, डार्क में चमकता है, डार्क में, और उस चमकने को हम लोग बोलते हैं केमिलोमिनेसेंस। ये वर्ड याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन। अब यहां पर NaOH सोल्यूशन में अगर हम लोग इसको डिजॉल्व कर दें तो P4 और NaOH ये मिल करके फास्फिन गैस बना लेगा और सोडियम फास्फाइड बना लेगा। क्लियर। अब ये अगर हम लोग देखें कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है व्हाइट फास्फोरस, बल्कि ये रिएक्टिव होता है और अदर सॉलिड फेजेस से ज्यादा ये रिएक्टिव फॉर्म में होता है। और इसका रीजन है एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल का डिस्क्रिट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है। तो स्ट्रेन होने की वजह से यहां पर P4 मॉलिक्यूल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे हम लोग देखें कि इट इज रीडली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। अगर हम लोग ये देखें कि ये पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर किसी सरफेस पर गिरा दें तो वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। मतलब एयर के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, और जलता है तो P4O10 का फॉर्मेशन कर लेता है। और P4O10 का स्ट्रक्चर ये है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखें तो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि यहां पर POP में कितने ऑक्सीजन एटम है। तो इन तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे P4O10 का स्ट्रक्चर क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं रेड फास्फोरस। यहां पर हम लोग देखें रेड फास्फोरस या वायलेट फास्फोरस, इसको हम लोग कहते हैं। तो रेड या वायलेट फास्फोरस को अगर हम लोग देखें कि ये बनता कैसे है, तो P4 यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको इस टेम्परेचर पर हीट कर दें इनर्ट गैस के प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। या रेड फास्फोरस को अगर हीट कर दें सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर, तो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर देखें कि ये होता कैसा है रेड फास्फोरस, ये ओडरलेस, नॉन पॉइजनस और वाटर या कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है ये, इनसॉल्युबल होता है। यहां पर देखें कि रेड जो फास्फोरस होता है मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। ये लेस रिएक्टिव होता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस से। क्लियर भाई। इसकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो व्हाइट फास्फोरस क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अगर हम लोग देखें कि इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, जैसे वहां पर डार्क में चमकता था रेड फास्फोरस, लेकिन व्हाइट फास्फोरस, लेकिन रेड फास्फोरस में किसी भी तरह का चमक नहीं होगा। आगे हम लोग देखें कि इट सब्लाइम्स इन अब्सेंस ऑफ एयर एट 290 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका सब्लिमेशन होता है, अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड में ये चेंज ना होकर के सीधे क्या होगा, गैस में हो जाएगा चेंज। मतलब ये ऐसा सॉलिड है जिसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये देखें कि इट इज पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड।
इसका स्ट्रक्चर अगर रेड फास्फोरस का देखें तो ये जो टेट्राहेड्रल जो चैन है ये एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाता है और बना लेता है क्या, रेड फास्फोरस। क्लियर। आगे हम लोग अगर बढ़े तो देखते हैं ब्लैक फास्फोरस। तो यहां पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों का थर्ड टाइप हो गया, अब देख रहे हैं हम लोग ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। और रेड फास्फोरस को अगर हम हीटेड इन सील्ड ट्यूब तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। तो यहां पर रेड फास्फोरस से अल्फा ब्लैक फास्फोरस हम लोग बना सकते हैं, इस टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। इट कैन बी समलाइम्ड इन एयर हैज अपाक मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल क्रिस्टल। अगर इसको हीट करें तो ये भी क्या हो सकता है, सॉलिड, सीधे गैस में चेंज हो सकता है। और आगे इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, या जैसे अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट फास्फोरस और रेड, तो सबसे पहले अगर हम लोग येलो फास्फोरस की बात करें तो येलो फास्फोरस कैसा था कि एयर में अगर हम लोग ले लेते थे तो वो उससे रिएक्ट करके जो है कि P4O10 बना लेता था, मतलब जल जाता था, तुरंत उससे रिएक्ट कर जाता था। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये ब्लैक जो फास्फोरस होता है चूंकि स्टेबल होता है, वो बर्न नहीं करता है इस टेम्परेचर तक, ठीक है, इस टेम्परेचर तक वो जलता नहीं है, ना रिएक्ट करता है एयर से। क्लियर। अगर हम इसके यूज की बात करें फास्फोरस के, तो इसके कई यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे पहला हम लोग अगर देखें कि येलो जो फास्फोरस है और येलो फास्फोरस और जिंक फास्फाइड, ये दोनों को मिला करके चूहा मारने की दवा बनाई जाती है। तो ये रैट पॉइजन का काम करता है, चूहा मारने वाली दवा इन दोनों के मिला करके बनाए जाते हैं। और यहाँ पर P15 और 32, ये 32 वाला जो फास्फोरस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस, क्योंकि इस आइसोटोप के जो फास्फोरस होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और ये ल्यूकेमिया और ब्लड डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, वो दिया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। और तीसरा यूज है मैच इंडस्ट्री में, माचिस बनाने के काम आता है, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बड़े पैमाने पर। सबसे ज्यादा यूज हम लोग देखें तो इसी में किया जाता है, मैच इंडस्ट्री में। तो यहां पर ये सारे हम लोग देख लिए क्या, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। ये हम लोगों का 15 में सेकंड लेक्चर था और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 7th। अब आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें कि वीडियो को अगर शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से देखें तो फिर वही बार बार हम दोहराएंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, न कोई आप क्वेश्चन छोड़ करके आ पाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, इतना हमें विश्वास है। क्योंकि एक एक पॉइंट पर एकदम इजी से लेके कठिन तक हम लोग सारे पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर देखने से पहले आप लोग जो है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़ करके तब ये चैप्टर को पढ़े या वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आने अगले पार्ट में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।